अगर भगवान को लेके मार मार के आप श्री राम कहलवाओगे, वो गुनाह है, वो गलत है, आप नहीं कर सकते। जो नाम बताया सशक्त पीली सेना, और आपने बोला जो ड्रेस कोड है वो पीला, तो व्हाई दिस कलर वाज चूजन ओनली, यही क्यों? कोई रीजन इसके पीछे? देखिए, येलो कलर हमारे अगर धार्मिक सनातन की बात करें तो सबसे अलग है और सम्मानीय है वो कलर। और अगर हम मुस्लिम की बात करें तो वारिस पाक का कलर है ये, जो एक दरगाह है लखनऊ से आगे बाराबंकी में। हम इसका भी विरोध करते हैं कि अगर वैलेंटाइन डे पर कुछ संगठन जाके मुंह काला करते हैं, लड़कियों को मारते हैं, मैं उसका सख्त विरोध करती। हमारे दिल में ये नहीं है, और हमने उन लड़कों को नहीं चुना कि जिनको ये लालच दिया जा रहा है कि अगर आप मुसलमान लड़की से शादी करोगे तो 2.5 लाख रुपए आपको मिलेंगे। ये पेड़ का पत्ता अलग है और ये अलग है। इसको हिंदी बोलनी है, उर्दू नहीं बोलनी है। जबकि अगर आप उर्दू की बात करें, बहुत मिठास वाली भाषा है, ज़ुबान बहुत अच्छी है उर्दू की। और हिंदी और उर्दू दोनों बहनें ही हैं। शादी से पहले मैं पाकिस्तान गई एक बार, उन्हें तो आते नहीं काला अक्षर भैंस बराबर, उन्हें हिंदी नहीं आती। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजू गोला शो एंड हम यहाँ पे आपके सामने लेकर आते हैं ऐसी बहुत सारी शख्सियत को जो आपको इंस्पायर भी करेंगे, और उनकी लाइफ की, उनकी जो कहानी है डेफिनेटली आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन देने वाली हैं। तो आज यहाँ पे स्वागत करते हैं शबाना खंडेलवाल जी का, जो कि सशक्त पीली सेना की अध्यक्ष है और अपने आप में एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है। तो ये सारी की सारी बातें सुनेंगे हम शबाना जी की खुद की ज़ुबानी। तो शबाना जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आज आप क्या करते हैं, क्या आपकी लाइफ में चल रहा है? मेरा नाम शबाना खंडेलवाल है और जैसा समझ सकते हैं मिली जुली सरकार है हमारी। मैं मायके से पठान हूँ, मुस्लिम हूँ, और शादी मैंने वैश्य समाज में की है। और एक अच्छी सी खूबसूरत सी दुनिया थी, अभी भी कह सकते हैं। एक बेटा है, एक बेटी है मेरी। हस्बैंड 2021 में चले गए कोरोना में छोड़कर। महिलाओं के लिए काम करती हूँ, महिलाओं की भागीदारी पे, महिलाओं को आगे बढ़ने में उनको मोटिवेट करती हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, कह सकते हैं आप। बस जी, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बहुत सारे अलग अलग कल्चर के लोगों को, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के लोगों को साथ में रखने के लिए, और आप एक एग्जाम्पल हैं उसका बहुत बड़ा। तो क्या ये एक गंगा जमुना तहजीब की जो हम बात करते हैं, आगरा के शहर में भी हम, आप मुस्लिम संप्रदाय को बिलोंग करती हैं और आज हिंदू संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं, तो क्या इसमें कभी किसी तरह के कोई इशू आपको फेस नहीं करने को मिले? नहीं, देखिए, कठिनाइयाँ तो सब में होती हैं, मगर ज़रूरत है कि हम कितने सक्षम हैं उस बात को उठाने में, उस बात को मानने में। मैं कभी भी कट्टरवाद का मैंने समर्थन नहीं किया, आज भी नहीं करती हूँ। हो सकता है कि शायद मैं आज पीछे इसीलिए हूँ क्योंकि मैं हाईलाइट होने के लिए कुछ ऐसा कदम नहीं उठाती, किसी एक समुदाय की भावनाओं को मेरी बातों से आहत ना हो, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। तो मुझे लगता है कि हो जहाँ शिव की अजानें और खुदा की आरती, वो इबादत गाह हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत खूबसूरत। तो हम उसी गंगा जमुनी तहजीब का सम्मान करते हैं, उसी के रास्ते पर हम चलते हैं। मैं जब महिलाओं की मदद करती हूँ तो ना हिंदू देखती हूँ, ना मुस्लिम देखती हूँ, किसी भी समुदाय की, किसी भी पार्टी की। जब मैं कांग्रेस में थी तब भी भाजपा की महिलाएं मेरे पास आती थीं, और आज भी कांग्रेस के लोग सपोर्ट के लिए आते हैं, अदर पार्टियों के भी आते हैं। तो हमारे बीच में कभी ये भेदभाव नहीं है। मेरे बहुत सारे एनजीओ की जो महिलाएं अलग अलग पार्टियों से हैं, मगर हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो हमारे मायने मोहब्बत के हैं, और मोहब्बत का पैगाम जहाँ तक जाए मैं उसको बढ़ाना चाहती हूँ। वाह, बहुत खूबसूरत। आपने सच में बहुत शानदार लाइन बोली। और आज थोड़ा सा हमें हमारे देश में ये इस तरह की चीज़ें, इस तरह के शब्द कम ही सुनने को मिलते हैं, तो थोड़ा सा बैकवर्ड जाते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अपनी प्रारंभिक थोड़ी सी अपनी लाइफ के बारे में बताइए कि किस तरह का था। आप आगरा से नहीं हैं, आप बाहर से हैं, कहाँ से, तो किस तरह से आपकी लाइफ रही स्टार्टिंग में, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। नहीं, हम लोग शाहजहाँपुर से बिलोंग करते हैं, और मेरे फादर हाथरस से थे, पुलिस में थे। उसके बाद मेरे मन में कभी भेदभाव नहीं था, हिंदू मुस्लिम नहीं था। और मैं शादी से पहले भी ये बोलती थी कि इतना जीवन यहाँ जिया है, बाकी मैं वहाँ जाऊँगी।
और मैं देखना चाहती हूँ कि जो लोग हमें बचपन से सिखाया जाता था कि हिंदू बुरे होते हैं, ये बुरे होते हैं, इनसे ज़्यादा दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। मगर हमारे एक मम्मी के भाई बने हुए थे, विनोद सेठ नाम था, वो मुझे हमेशा बोलते थे कि शबाना नहीं, ये मेरी बेटी है, उनकी औलाद नहीं थी और शिवानी है जी। और आप देखिए जब बड़े होके मैंने डिसाइड किया, बल्कि आप मेरे ड्राइंग रूम में, मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं गई किसी मेले में, मुझे भगवान जी बहुत पसंद आए छोटे छोटे, मैं सारे भगवान जी ले आई खरीद के और मैंने वहाँ बीच में कुरान रख दिया और सारे भगवान रख दिए। तो मुसलमान बहुत नाराज़ होते थे, ये तो बहुत ही एक नई चीज़ देखने को। वो कहते थे कि मतलब ये तौबा इस्तग़फ़ार, ये तो बहुत गलत है और ये क्या करे, बुत परस्ती है। तो हमने बोला कि एक शक्ति है। आप अगर सोचिए कि मुसलमान ये कहते हैं कि हिंदू नहीं है या उनका कोई भगवान नहीं है, तो उनको कौन संभाल रहा है, उनकी मुरादें कौन पूरी कर रहा है, उनको हर चीज़ कौन दे रहा है। और अगर हिंदू समुदाय ये कहता है कि मुस्लिम का कोई अस्तित्व नहीं है, खुदा है ही नहीं, तो वो तो भगवान को नहीं मानते, तो उनको कौन दे रहा है। तो मैं ये मानती हूँ कि कोई एक शक्ति है जो हम सबको चला रही है और मैं उस शक्ति को नमन करती हूँ। तो हमने ये किया, आगे बढ़े। फिर हमारी ज़िंदगी में रवि जी आए और बहुत अच्छे इंसान थे। हाँ, रवि खंडेलवाल नाम था, आज नहीं है इस दुनिया में वो। तो बस वो पसंद आए और मैं, जो हमारे मम्मी के भाई बने हुए थे विनोद सेठ जी, मैं पहुंच गई उनके पास और मैंने बोला कि मुझे इसी से शादी करनी है, बंदे से। उन्होंने बहुत कहा कि भाई कुछ भी हो सकता है, बवाले को नहीं मिला होगा, बहुत सारे नहीं हुआ। मुस्लिम समाज के लोगों ने बहुत विरोध किया, मेरे घर पर भी गए धमकाने के लिए, मगर वो हमारा नेचर जानते थे कि हमने अगर कह दिया करेंगे तो करेंगे। हमने वो शादी की, वहीं फेरे भी हुए और मेरे ससुराल वाले भी अच्छे हैं कि हमें बर्दाश्त किया क्योंकि मेरी सास लहसुन प्याज भी नहीं खाती जी, और मैं मांस मच्छी खाने वाली। पर देखिए, अगर हम शादी करते हैं तो हम किसी एक व्यक्ति से शादी नहीं करते, हमने उस चीज़ को सार्थक किया। आज पूरा आगरा नहीं, जहाँ भी लोग हैं हमारे, उस बात को हमें हमारी तारीफ करते हैं कि हमने बखूबी उस रिश्ते को निभाया, उनके सारे संस्कार अपनाए। मेरे घर में आप जब देखेंगे मंदिर, तो वहाँ के बाहर के भी लोग आते हैं, मथुरा तक के आके तारीफ करते हैं। भगवान जी को सजाना, निलाना, उनको तैयार करना, और एक ही साइड में वहाँ कुरान भी रखा है हमारा। तो हम कहते हैं ना कि ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर कहीं जले तो रंज मुसलमान को भी हो, और लुटने ना पाए मस्जिदों की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। तो हम ये सोच रखते हैं। तो बस इसी तरह ज़िंदगी कट गई और हमने सम्मान किया उस धर्म का जिस धर्म में हम आए थे, पूरी रिस्पेक्ट के साथ, दिल के साथ, कोई बनावटी चीज़ नहीं थी, और उसी तरह से खुशियों के साथ ज़िंदगी हम आगे बढ़ाते गए अपनी। तो मुझे ऐसा लगता है सच में, तो पहले तो बात ये कि जिस तरह की थॉट आप रखते हैं, अगर हम में से ज़्यादातर लोग इसी तरह की थॉट प्रोसेस के साथ आ जाएं तो कहीं पर इस तरह की बात ही ना हो कि तू कहाँ से और मैं कहाँ से, हम सब एक ही जगह से हैं। और नाम हमने अलग अलग दे दिए, आप जिसको माने उसको माने, मैं जिसको मानना चाहता हूँ उसको माने, लड़ाई है बा किस बात की, किस बात है ना। तो ये तो लोगों की अपनी अपनी सोच है। बहुत शानदार आपने बातें बोली, बहुत शानदार थॉट रहा आपका। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्ट करना अपने आप में एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आज ज़्यादातर लड़ाई इसी बात की है कि लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, है ना। मैं किस चीज़ को मानता हूँ तो मैं चाहता हूँ दूसरा भी पर्सन उसी चीज़ को माने, या दूसरा पर्सन किसी को मान रहा है तो वो भी चाहता है मैं उसी चीज़ को करने लग जाऊँ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आप महिला सशक्तिकरण से भी जुड़े हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा आपने लोगों को हेल्प किया है, और मेरे ख्याल से तो सिर्फ आगरा की बात नहीं करेंगे, प्रदेश भर में, देश भर में आपने बहुत सारी चीज़ें की। तो आपकी खुद की अपनी एक संस्था भी है, तो मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, सशक्त पीली सेना। हाँ, देखिए, हमारी संरचना विकास समिति मेरी संस्था है, पहले से है, उसको भी 24-25 साल हो गए। उसमें हमने एक कार्यक्रम कराया था जिसमें उपराष्ट्रपति जी की वाइफ आई थी, सलमा अंसारी जी। उसके बाद भी मुझे लगता था कि मैं जब कांग्रेस में थी, आपको मैं बता दूं, पहले 2021 से पहले मैं हमेशा से कांग्रेस में रही, यूथ में रही, फिर महिला में रही। महिला मेरी पहली पसंद थी,
उसके बाद फिर मैं ऑल इंडिया में कांग्रेस में महिला में रही, महाराष्ट्र, बॉम्बे, गोवा की इंचार्ज भी रही। फिर वापस हम उत्तर प्रदेश में आए तो प्रियंका जी के साथ हम जनरल सेक्रेटरी थे उत्तर प्रदेश में। 4 फ्रंटल संगठन थे हमारे पास, महिला अधिवक्ता, आरटीआई, मानवाधिकार, उत्तर प्रदेश के प्रभारी रही मैं। फिर भी मुझे लगता था कि मुझे महिलाओं के लिए कुछ करना है। तब हमने अपनी एक सेना बनाई, सशक्त पीली सेना के नाम से, क्योंकि ड्रेस कोड येलो है उसका। और हमने महिलाओं के लिए काम किया, निस्वार्थ, बिना किसी जाति धर्म के लोगों की मदद करते गए। हमें ये याद भी नहीं है कि हमने कितनी महिलाओं के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और आज भी मिल जाती हैं तो वो कहती हैं कि मैम आपने पहचाना, तो हमें याद आता है। तो ऐसे हम काम करते गए। उसी के तहत मुझे पिछले साल फरवरी में 14 तारीख को वैलेंटाइन डे पर लंदन में अवार्ड मिला था, भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया था पार्लियामेंट में। ये मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी मेरे कामों को लेके। तो बस हम वो महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ते जा रहे हैं। उसमें बहुत सारे विरोधी भी होते हैं, जब हम किसी एक की मदद करते हैं तो दूसरा नाराज़ होता है। पर मुझे लगता है कि मैं अगर कुछ लोगों की मदद कर पाऊँ, उनके आंसू पोंछ पाऊँ, तो मेरा जीवन सार्थक है। वरना तो हम यही कोशिश करते हैं कि जाने के बाद कोई किसी को याद नहीं रखता, हमारी अच्छाइयाँ याद रहती हैं लोगों को। ठीक है, आपने ठीक कहा जी। तो क्या कोई पर्टिकुलर थीम या मोटिव के साथ सशक्त सेना आपकी काम करती है, या और महिलाओं के साथ जिस भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं उन सभी चीज़ों के लिए? नहीं, करते तो हम सभी के लिए हैं। ज़्यादातर बच्चियों को मोटिवेट करना, शिक्षित बनाना, उनकी शादियां हैं, अगर वो पैसे के अभाव के कारण शादियों में मुश्किल आ रही है, ससुराल में प्रताड़ित हो रही हैं, ऑफिस में लड़कियों के साथ कुछ गलत हो रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अनगिनत बातें हैं कि महिलाओं के साथ होता है जो वो शेयर भी नहीं कर पाती। तो हमसे खामोशी से मैसेज कर देती हैं, हमें बताती हैं, हम उस लड़ाई को लड़ते हैं और कोशिश ये करते हैं कि अगर ससुराल की बात आती है तो घर ना बिगड़े। प्राथमिकता, घर तोड़ना बहुत आसान होता है, तो हम काउंसलिंग भी करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि घर बन जाए। अगर बहुत ही बुरे हालात होते हैं तब हम उनको अलग करते हैं या करवाते हैं, जैसे भी जो हमारे लोग हैं सपोर्ट करते हैं। तो वो एक हमारा मैसेज रहता है। इसमें कोई पर्टिकुलर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मगर महिलाओं के लिए, स्पेशली बच्चियों के लिए ज़्यादा है कि कहीं परेशान ना हो। बच्चियों को, मुस्लिम समुदाय की अगर आप बात करें तो अब तो खैर बहुत फ़र्क आ गया है। पहले बाहर नहीं भेजते थे, पढ़ने नहीं देते थे, वो कहते थे कि माहौल ख़राब है। आज तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। उनको समझाती हूँ, कहती हूँ कि भले ही आप उनको हिजाब में भेजो, आप नकाब में भेजो, मगर शिक्षा दिलाओ। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। गांव में महिलाओं को जैसे होता है, अपनी हिंदू बहनें भी वो कहते हैं बस हो गई पढ़ाई, शादी कर देंगे, घर संभालेगी, और क्या करना है। कम उम्र की बच्चियों की शादी कर देते हैं। अभी मेरी एक मेड थी, उसने अपनी शायद 14 साल की लड़कियों की शादी कर दी थी। मैंने उसको बोला कि मैं तुझे बंद करवा दूंगी। आज भी ऐसा होता है। हाँ, आज भी ऐसा होता है। तो हमने उसको कहा कि हम तुझे बंद करवा देंगे, तुम दोनों को जेल में। जब तक आपने कर दिया ठीक है, मगर अपने घर रखो उस बच्ची को, जब तक वो बालिग ना हो जाए विदा नहीं कर। 14 साल की उम्र क्या होती है ना, मतलब आप सोचो, कुछ समझते नहीं है बच्चे, मगर उनको लगता है कि बोझ है, शादी कर दो भाई, अपने घर जाए। कहती है मैम ज़माना बहुत ख़राब है, हम तो इसलिए अपने घर जाएं, संभालें। अब घर जाके क्या हो रहा है उनके साथ कुछ पता नहीं है। तो ऐसी चीज़ों का विरोध करते हैं, लड़ते हैं। और यही नहीं, ईश्वर का कृपा है, करीब 10-12 हज़ार महिलाओं का एक संगठन है। उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है, छत्तीसगढ़ में है, और धीरे धीरे हम रफ्तार पकड़ रहे हैं, मगर अच्छे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखें, डेफिनेटली आई बिलीव सो, महिला सशक्तिकरण या विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो जैसा आपने कहा कि आज भी ऐसा कुछ हो रहा है। 14-14 साल की बच्चियों की शादियाँ हो रही हैं। ज़रूरत बहुत है, बहुत सारी जगह अभी भी हम पिछड़े हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती आ रही हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से, स्पेशली हम बात करते हैं अर्बन एरियाज़ में या मेट्रो सिटीज़ में, कुछ ऐसी भी बातें निकल कर आने लग गई हैं कि बहुत सारी महिलाओं को जो अधिकार मिले हुए हैं या जो लॉ है वो उनको काफ़ी फेवर कर रहा है
तो उसका वो कई बार गलत बेनिफिट उठाना शुरू कर देती हैं। क्या आपके पास कभी ऐसा कोई आया केस जिसमें किसी महिला ने आपसे हेल्प मांगी लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो गलत कुछ बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रही थी? नहीं, निश्चित तौर पर ये होता है। और हम पहले, जैसे अगर कोई महिला अपनी पीड़ा लेकर आती है तो मैं कभी भी एकदम से, क्योंकि हमने पैसे का हमें कोई लालच नहीं, निस्वार्थ हम काम करते हैं, तो हम पहले उनकी सारी चीज़ें समझने के बाद अपनी टीम से, अपने लोगों के द्वारा पता करवाते हैं कि ये जेन्युइन है या नहीं है। कई बार ऐसी भी महिलाएं आई हैं जो अपने हस्बैंड के खिलाफ आ गई, और जब जांच करवाई तो पता लगा कि वो रात कोई सामान वामान पैक करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। तो ऐसा होता है। और ये जो धाराएं हैं 376 है, जो उसका मिसयूज भी हो रहा है। 498 है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे जेलों में बंद हैं। आपके अगर किसी से कोई वारदात हुई तो आप हस्बैंड की तो शिकायत करेंगे, मगर सास भी, ननंद भी, ससुर भी, देवर भी, मैं उसका विरोध करती हूँ। और अगर वो सही नहीं है महिला तो ससुराल वालों के साथ खड़ी हूँ और हेल्प भी करती हूँ। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी है, बहुत सारे ऐसे परिवार भी हैं जो आज बहुत नामी गिरामी हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगी। उनको हमने न्याय दिलवाया, हमने बिना जेल से उनको बिना जमानत के बाहर निकलवाया, खुद की गारंटी पे, अधिकारियों से लेकर हमने करा, क्योंकि वो गलत थे और उन्हें फंसाया जा रहा था। तो ये तो हम करते हैं। बहुत खूब, बहुत शानदार। क्योंकि कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि नहीं, हम इसके लिए काम कर रहे हैं तो आंखें बंद करके बस इनके फेवर में काम करेंगे, तो कई बार उसका गलत बेनिफिट भी ले लिया जाता है। जो ऐसा करते हैं ना, वो पैसों के लिए, निश्चित तौर पर उनका पता होता है कि भाई आपसे तय कर लिया हमने 1 लाख रुपए लेना है। वो भी ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं लोगों की। तो अब उन्होंने तो मदद करनी है, उन्होंने देखना ही नहीं है कि ये गलत है या बेगुनाह लोग जेल जाएं, उससे मतलब नहीं होता। बहुत सारे लोग इस तरह के भी हैं, मगर मैया का करम है, ईश्वर का, तो आज तक कलंक नहीं लगा और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे ही रहूँ। 2 शब्द बड़े अच्छे से सुनने को मिल रहे हैं, मैया का करम है ना? तो ये दिखा रहा है हमारे देश को और हमारे कल्चर को। और यहाँ पे मैं एक चीज़ पर आऊँगा, आपने जो नाम बताया सशक्त पीली सेना, और आपने बोला जो ड्रेस कोड है वो पीला, तो व्हाई दिस कलर वाज चूजन ओनली, यही क्यों, कोई रीजन इसके पीछे? देखिए, येलो कलर हमारे, अगर धार्मिक सनातन की बात करें तो सबसे अलग है और सम्मानीय है वो कलर। और अगर हम मुस्लिम की बात करें तो वारिस पाक का कलर है ये, जो एक दरगाह है लखनऊ से आगे बाराबंकी में, वारिस पाक, उनका भी ये कलर है। तो मुस्लिम भी इसका सम्मान करते हैं कलर का। तो एक ऐसा कलर लिया और मेरी पसंदीदा कलर भी है ये। तो कोई ऐसी सोच नहीं थी, बस ये था कि मिला जुला रहे। जिस कलर को लोग भगवा को जैसे सम्मान से करते हैं, मगर अब बहुत जगह भगवा के नाम पे भी लोग गड़बड़ कर रहे हैं। तो बस वही कलर था मेरे दिमाग में, एकदम से आया और हमने सेना अपनी बना डाली। मेरी जो फ्रेंड है, जो गुलाबी गैंग वाली, संपत पॉल जी, उन्होंने गुलाबी गैंग बनाया। जब हम कांग्रेस में थे तो वो कांग्रेस में थी उस टाइम में, और हमने ये अपनी सेना बनाई, बस करते जा रहे हैं काम उसके लिए। फेमस है, लोग जानते हैं सेना को। बहुत अच्छा। अभी थोड़ा सा बात करते हैं, बिकॉज हम बात कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ। तो थोड़ा चलते हैं यंग जनरेशन की तरफ। आजकल एंड स्पेशली इन दैट गर्ल्स और विमेन के ऊपर हम थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे। आप कैसे कंसिडर करते हैं आज के ज़माने में, जहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी हो रही हैं, सोशल मीडिया का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप कैसे लेते हैं कि आज जो गर्ल्स आ रहे हैं या जो बढ़ रहे हैं आगे, आर दे गोइंग इन द राइट डायरेक्शन या कहीं पे थोड़ा सा भटकाव आ रहा है? थोड़ा नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे युवा ना भटक रहे हैं। उन्हें शिक्षित होना चाहिए, उन्हें देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, अपने आप के बारे में सोचना चाहिए, अपने परिवार के। आज हम लोग ना धार्मिक चीज़ों में भटक गए, हमारी विचारधारा चेंज हो गई है, हम लोगों में नफ़रतें बांटने लगे, हम गाय गोबर में फंस गए, हम मंदिर मस्जिद में फंस गए। और सबसे आसान रास्ता है कि आप धर्म के नाम पे किसी को झगड़ा करा दो, लड़वा दो। मैं उसका समर्थन नहीं करती। किसी भी जाति के लोगों, किसी भी उसके बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, और उन्हें बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छा सोचते हैं,
और वो हमारी बहुत सारी पार्टियों को पसंद भी नहीं करते। उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम गाय गोबर मंदिर मस्जिद। इससे हटकर हम क्या कर सकते हैं और हम अपने देश के लिए कैसे समर्पित हो सकते हैं, हमें वो बनाना चाहिए। कट्टरवादी नहीं होना चाहिए। तो अगर जिस दिन हमारे युवा पीढ़ी का लोग मिसयूज भी कर रहे हैं, उनको गलत दिशा दिखाई जा रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं सनातन खतरे में है, मैं बता रही हूँ आपको, बट क्यों? मैं उनसे ये कहती हूँ, बहुत कुछ कट्टरवादी लोगों के बयान भी है ऐसे कि सनातन खतरे में। सनातन तो कभी खतरे में नहीं था, उन्हें तो सनातन का मतलब भी नहीं पता। मगर आप ये सोचो कि 100 करोड़ हैं वो और 25 करोड़ दूसरे हैं, तो 100 करोड़ कैसे खतरे में आ गए? सनातन कैसे खतरे में आ गया? सनातन इतना कमजोर कब से हो गया कि उसे हथियारों के लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ने लगी? अरे हम खुद अपने आप में सवालात से एक लड़ावा, हमें क्या जरूरत है जी? हम क्या धर्म से कमजोर हैं अपने? हमारा सनातन भी मजबूत है, हम भी मजबूत हैं। हम क्यों लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, क्यों लोगों को लड़वा रहे हैं, क्यों इतना हंगामा बरपा है हिंदुस्तान में कि एक दूसरे को मस्जिद मंदिर के नाम पे मारा काटी हो रही है? तो मेरी विचारधारा उससे आहत होती है, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, ये नहीं होना चाहिए। तो युवा जिस दिन जागृत होगा, और काफ़ी हद तक तो जागृत हो भी गए, वो समझ गए चीज़ों को, तो देश में बदलाव आएगा। काफ़ी सारे जाग रहे हैं, काफ़ी सारे नई विचारधारा के साथ आ रहे हैं। एक और चीज़ देखने को आजकल मिली है, एक नई फिलॉसफी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यंग जनरेशन के लोग काफ़ी जा रहे हैं, वो है अथीज्म, नास्तिकवाद के तरफ काफ़ी लोग बढ़ रहे हैं आजकल। तो ऐसा क्यों? ये पहले ज़्यादा नहीं देखने को मिला था, लेकिन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा देखने को मिला, स्पेशली यंग जनरेशन के लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं इधर। तो क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? उसके जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं। देखिए, अगर हम इतनी ज़्यादा नफरतें बांटेंगे, इतना ज़्यादा हिंदू मुस्लिम करेंगे, तो जो युवा है वो ही सोचता है कि भाड़ में जाए, हमें करना ही नहीं, हम दोस्त हैं, हम दोस्त रहेंगे। हमारा मतलब इतना होना चाहिए, अगर भगवान को लेके मार मार के आप श्री राम कहलवाओगे, वो गुनाह है, वो गलत है, आप नहीं कर सकते। अगर मार के कोई खुदा का नाम कहलवाता है तो वो अच्छा नहीं है। आज आपने किसी को पकड़ा, मारा, उससे कहा कि अल्लाह अकबर बोल, इसका क्या मतलब है ना, या जय श्री राम बोल, वो वहां बोलेगा, बाद में निकल के भगवान को ही गाली देगा। तो हम अपने भगवान का खुद ही अपमान कर रहे हैं। तो मैंने जो महसूस किया है, मैं स्कूलों में भी जाती हूँ, बच्चों के बीच में भी रहती हूँ, तो जो महसूस किया वो कहते हैं कि मैम हमें भगवानों के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें मस्जिदों के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि ये तो लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब लोग कहते हैं कि भगवान वहाँ दरगाह है, उसके नीचे भगवान है, उसकी खुदाई करवाई जाए। तो इससे हमारे देश की युवा पीढ़ी पर गलत असर जा रहा है। कैसे? हम क्या सोच रहे हैं? भगवानों को हम ज़मीनों में ढूंढ रहे हैं, भगवानों को, खुदा को हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? वो तो हर जगह है, वो तो कड़ कड़ में है, समाया हुआ है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें हैं, तो हम अपने युवाओं को क्या शिक्षा दे रहे हैं? हमें तो उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता देना चाहिए, उन्हें ये सब नहीं चाहिए। यही सबसे बड़ा रीज़न नहीं है कि अगर हम कंपेयर करें थोड़ा सा इंडिया और चाइना के बीच में, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है ना। वो कितना आगे डेवलप कर गए, जबकि हमसे बाद में आज़ाद हुए, बहुत धीरे धीरे उन्होंने प्रोग्रेस करना स्टार्ट किया, और आज हम कहाँ पे रुके हुए हैं, कहाँ पे रह गए? क्या हम अपने आप को पीछे नहीं ले जा रहे आगे बढ़ने की जगह? मैं तो खुद ही बोल रही हूँ, मैं खुद ये बोल रही हूँ कि आज जो वीडियो वायरल होती है, गर्व से हम दिखा रहे हैं कि हम ऐसे गौमूत्र पी रहे हैं, हम रोटी पे रख के गोबर खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? अपने युवा बच्चों के पीढ़ियों के दिमाग में गोबर भर रहे हैं हम तो सदियों पीछे जा रहे हैं, थोड़ा पीछे नहीं जा रहे, सदियों पीछे जा रहे हैं। ये क्या है? आज हम अगर इस रास्ते पर जा रहे हैं तो हमारा युवा कहाँ जाएगा? उनको ये सब नहीं चाहिए। हमारे देश को विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, आगे बढ़ना है, और हम उन्हें कहाँ लगा रहे हैं? चाहे किसी भी पार्टी के, किसी भी दल के, किसी भी जाति के युवा हो, बच्चे हों, हम उनके साथ छल कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। हम मॉलों में गौमूत्र की दुकानें खोल रहे हैं। क्यों भाई? तो इसके पीछे तो रीज़न एक सबसे बड़ा ये हो सकता है ना कि वो सारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं दुनिया में जो खरीदे जाते हैं,
अंधभक्त खरीदते हैं वो, जिनकी आंखों पे चश्मा लगा है, जिनको फर्क नजर नहीं आता। कमर्शियलाइजेशन तो ये कहता है कि जो बिक रहा है उसको। मैं घृणा करती हूँ ऐसे लोगों से, चाहे जो भी हो, और इस बयान के बाद भी मुझे परवाह नहीं है कुछ भी हो, मगर मैं नफरत बांटने देने में समर्थन नहीं करती। ये गलत है, हम अपने बच्चों को गलत दे रहे हैं। अगर मैं आज अपने बच्चों को कहती हूँ भगवान के नाम पे कि तुम गाय का गोबर खाओ, उससे नहाओ, गौमूत्र पियो, तो मुझसे बड़ा शर्मनाक कोई चीज़ नहीं हो सकती। मेरा जीवन बेकार है। जितना हमने आज तक मार्केटिंग को समझा है, क्योंकि हम बिजनेस के ऊपर काफ़ी काम करते हैं, तो हमने इसी को समझा है कि आप किस तरह का एक कमर्शियलाइजेशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे किसी चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड क्रिएट की जा सके, और ज़्यादा डिमांड होगी, सप्लाई कम होगी, तो धीरे धीरे करके वो अपने आप ही ज़्यादा बिकने लग जाएगा। तो वो तो एक कमर्शियलाइजेशन है कि लोग खरीद रहे हैं इसलिए वो बेचा जा रहा है। लेकिन आप चारों तरफ जब लोगों की चर्चाओं को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वास्तव में यहाँ पे चल क्या रहा है, इस सोसाइटी में चल क्या रहा है, हमारे इस समय के वर्तमान कल्चर में चल क्या रहा है। और आज ऐसा देखने को मिलता है कि जो ज़्यादातर चर्चाएं हैं वो चर्चाएं ऑलमोस्ट ऑल अबाउट रिलीजन, ऑलमोस्ट ऑल अबाउट कम्युनिटीज़, इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर होती है। तो आपके हिसाब से जो युवा है उनके बीच में क्या एग्जैक्ट चर्चाएं इन चीज़ों की होनी चाहिए जो देश को आगे बढ़ा सकें, वो कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर नफरतों से दूर होना चाहिए, उन्हें अपने जीवन के बारे में तय करना चाहिए, नेट की दुनिया से बाहर आना चाहिए। आप नेट यूज़ करते हैं एक लिमिट तक जो हमारे फ़ायदे के लिए, हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, जिससे हम तरक्की करें, हम लोगों को मोटिवेट करें, हम आगे बढ़ने के लिए करें। अगर हम उससे गलत रील देखते हैं, गलत फिल्में देखते हैं, गलत वीडियो देखते हैं जो हमें भटका रही है, तो वो हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि आज विदेशों में अगर आप बात करें, दुबई कितना छोटा सा एक टापू है और आज उसने कितनी तरक्की करी है ना, कि लोग, यहाँ के लोग भी जाते हैं कि वहाँ पर ज़मीन लेंगे, वहाँ लेके करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो हमारे इंडिया के लोग वहाँ जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे युवाओं में बहुत काबिलियत है। मैं कहती हूँ अभी तो छोटे छोटे बच्चे IAS PCS बन रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने रिकॉर्ड कायम भी किए हैं। तो अगर हर युवा ये सोचने लगे कि वो ऐसा करे कि जिस पर उसके माँ बाप को, उसके परिवार को, उसके देश को, प्रदेश को उस पर गर्व हो, जिस दिन वो ये सोच लें कि हमें इस सब उलझनों से बाहर जाना है और अपना एक लक्ष्य बना लें, तो निश्चित तौर पर हमारा भारत तो सबसे आगे है। हमारे भारत की आबादी सबसे बड़ी है और हम तो कहते हैं ना कि अगर एक लोटा पानी डालें तो छोटी मोटी कंट्रियां तो ऐसे ही बह जाएंगी। तो हमारे युवाओं को बदलाव लाना है, उन्हें सोचना चाहिए कि कितने उन लोगों ने संघर्ष किए थे इस देश को आज़ाद कराने के लिए। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और हम किस दिशा में जा रहे हैं, तो ये हमारे युवाओं को बदलना है। वो अब्दुल कलाम आज़ाद भी हो सकते हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी भी हो सकते हैं, वो राजीव गांधी भी हो सकते हैं, वो महात्मा गांधी भी बन सकते हैं, वो सुषमा स्वराज और अनगिनत ऐसे लोग हैं जिन्होंने मिसालें कायम की हैं, वो PT उषा भी बन सकते हैं। तो उस रास्ते पे चलना चाहिए, ना कि धर्म के रास्ते पे भटकना चाहिए। धर्म का सम्मान करो, मैं भी करती हूँ, मेरी बहुत आस्था है माँ में, और मैं माँ का नहीं, मैं सभी धर्मों का, मैं गुरुद्वारे भी जाती हूँ, मैं चर्च भी जाती हूँ। अभी जैसे एक वीडियो आपको याद होगा कि क्रिश्चियन का त्यौहार था और कुछ खराब लोगों ने जाके उनको मारा, पीटा, उनके तोड़ फोड़ करी। मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। क्यों करोगे आप सोचिए, अगर हमारे हिंदू धर्म की बात करें, 365 दिन में 300 दिन कम से कम त्यौहार होते हैं हमारे। आज एकादशी है, आज ये है, आज ये, बहुत त्यौहार होते हैं, हम लोग मनाते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, मगर उनका एक अकेला त्यौहार होता है क्रिश्चियन का। तो हमें ये अधिकार नहीं है कि हम उनके साथ मारपीट करें या उनके त्यौहार को खराब करें। हमारी खुशी होती है कि हम उसमें शामिल हों। जियो और जीने दो। मैं चाहे जिसका त्यौहार हो, चाहे मुस्लिम का हो, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे, चाहे हिंदुओं का हो, चाहे क्रिश्चियन का हो, चाहे सरदारों का हो, शामिल भी होती है और एंजॉय भी करती हूँ। हमने देखे कुछ आपके वीडियो, मैं एंजॉय भी उत्सव भी आपको सेलिब्रेट करते हुए देखा, लोहड़ी भी आपको मनाते हुए देखा। और पतंग उत्सव, आप ये देखो कि हम हिंदुओं को किस तरफ लेके जा रहे हैं।
हमें अगर सनातन की बात करनी है तो हमारे सनातन के धर्म में जो त्यौहार है, जो फेस्टिवल है, उनका ज्ञान भी तो हम कराएं। आप कभी निकल जाइए आप माइक लेके और जो हिंदू त्यौहार है हमारे, उन पे सवाल कर लीजिए आप बच्चों से, उन्हें पता ही नहीं है। बच्चों को छोड़ दीजिए, बड़ों से पूछ लीजिए। हम वंदे मातरम का हंगामा कर रहे हैं और खुद पूछोगे तो वंदे मातरम की परिभाषा नहीं पता होगी उन्हें। तो इन चीज़ों का मैं विरोध करती हूँ। अब संक्रांत की अगर बात करें, संक्रांत हम मनाते हैं, मगर उसके पीछे की जो स्टोरी है, जो कहानी है, जो मैंने कल वीडियो में डाली भी है, तो खुद भी प्रेस वाले ही कह रहे थे कि मैम आपसे बात करके इतना अच्छा लगा और आप तो मुस्लिम धर्म से हैं। तो हमने बोला कि समझने की बात है, हम किसी धर्म में गए तो उसके पूरी चीज़ें हमें समझनी चाहिए। जो मुझे शौक है, मैं हर चीज़ पे गहराई से मंथन करती हूँ और वही उसी सब्जेक्ट पे आपको जवाब भी देती हूँ। तो नॉलेज पे तो किसी का भी अधिकार नहीं है, जो भी लेना चाहे, जो भी लेना चाहे वो ले सकता है, और जिस भी दिशा में लेना चाहे उस दिशा में वो ले सकता है ना। बहुत सारी नॉलेज है, सब पे तो हम ग्रहण कर भी नहीं सकते हैं। डेफिनेटली हमारे यंगस्टर्स को भी वो लेनी चाहिए। लेकिन क्योंकि महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी हम बात कर रहे हैं, आजकल ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है जिन चीज़ों के ऊपर हम बहुत बार बात करते थे कि महिलाओं को इस तरह से रहना चाहिए या फिर अपनी कुछ उनकी डिग्निटी है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए, उसके ऊपर हम उनकी हेल्प भी बहुत करते हैं। लेकिन आज अपने आप को कहीं आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने उन डिग्निटीज़ को ख़त्म नहीं कर दिया। हमें सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, उन मर्यादाओं को कहीं ख़त्म नहीं कर दिया उन्होंने। निश्चित तौर पर हो भी रहा है, क्योंकि हम गंदगी को ज़्यादा पसंद करते हैं। उनके आगे बढ़ने का कारण ये है कि अगर कोई महिला अश्लील डांस कर रही है, अश्लील कपड़ों में है, हम उसे लाइक करेंगे, हम उसे बार बार देखेंगे, हम उसे फॉरवर्ड करेंगे, उसे बढ़ाएंगे, तो वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आप इंस्टाग्राम का वो आपका दिमाग पढ़ता है। आप कभी भी देखिए, आपने कोई एक वीडियो लाइक कर दी, उसके बाद आपके पास एक के बाद वही चीजें आएंगी। आपने अगर कोई अच्छी चीज को लाइक किया तो आपको वही दिखाएंगे। आप धर्म के बारे में अगर कुछ करेंगे तो इंस्टा आपको वही दिखाएगा। तो जो चीजें हम लाइक कर रहे हैं वही तो हमारे आगे आ रही हैं। अब हम अगर बच्चियों की बात करें तो बच्चियां भी हमारी भटक रही हैं चीजों में। बच्चियां आजकल बॉयफ्रेंड, मैं बुरा नहीं मानती, मैं जातियों को नहीं मानती, क्योंकि मैंने भी इंटर रिलीजन शादी की है, करिए, मगर अपने माँ बापों के संस्कार का ध्यान रखो, उनके सम्मान का ध्यान रखो, उनको बाहर रुस्वा मत करो। आपको पसंद है आप कर सकते हैं, अगर आपके घर वाले सहमत हैं तो आप करिए, मगर जो अश्लीलता आप बाहर परोस रहे हैं हम उसका समर्थन नहीं करते। हम इसका भी विरोध करते हैं कि अगर वैलेंटाइन डे पर कुछ संगठन जाके मुंह काला करते हैं, लड़कियों को मारते हैं, मैं उसका सख्त विरोध करती हूँ। आप कौन हैं? ये तो उनकी अपनी आप कौन है? आप भगवान नहीं है। आप डिसीजन पावर आपके पास नहीं है कि आप जाके किसी को चौराहे पे बच्ची को मारो, उसको रुस्वा करो, उसके माँ बाप को फोन करो, जलील करो उसको। आप कौन होते हैं? इसमें कहीं हमारे सिस्टम का फेलियर नहीं है कि वो ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप समझा सकते हैं जाकर, आप उनको कह सकते हैं कि बेटा ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप अपने घर में भी झांक कर देखो ना, आपकी खुद की बेटी और बहन कहाँ है आपको नहीं पता होगा, मगर वहाँ धर्म के ठेकेदार बन के आप थप्पड़ लगा रहे हैं, लड़के का मुंह काला कर रहे हैं। मैं इसका विरोध करती हूँ। क्यों करोगे? आप कौन हो? आप ठेकेदार नहीं हो धर्म के। तो ये नहीं होना चाहिए। हमें भी पता लगता है, ऐसे बहुत ऐसी चीज़ें मेरे पास आती हैं, फ़ोन आता है कि मैम अदर कास्ट के लड़का लड़की और कहीं रूम में है होटल में, तो मैं बोलती हूँ कि आप जाओ शांति से बुलाओ, उनके घर भेजो, कि ये अच्छी बात नहीं बेटा। अगर आपको आपके माँ बाप अलाउ करते हैं, पसंद करते हैं, तो आप शादी कर लो, हिम्मत दिखाओ, हिंदू मुस्लिम में करो, मगर उसको आगे मत बढ़ाओ चीज़ों को, गंदगी को। वैसे अपने आप में ये जो आपने बोला ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर काफ़ी चर्चाएं होती है, और अगला महीना ऐसी का आने भी वाला है जो इस तरह की चीज़ें होने लग जाएंगी। तो लाइक यहाँ पे मैटर रिलीजन का भी नहीं है कि अलग अलग धर्म के लोग हों या अलग अलग कास्ट के लोग हों। यहाँ तो बस ये देखा जाता है कि किसी एक विशेष दिन पर अगर लड़के लड़की वो कोई भी हैं और किसी पार्क में बैठे हुए हैं तो उनके साथ झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया, मारपीट स्टार्ट कर दी। तो ये इस तरह की हरकतें क्यों की जाती हैं? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है उनकी? अपने आप को धर्म का ठेकेदार दिखाना। देखिए वो चाहे यहाँ पे धर्म से क्या लेना देना, वो तो किसी भी धर्म के लोग हो सकते हैं, है ना। मैं तो कह रही हूँ किसी भी धर्म के हो। अगर ये काम मुस्लिम करते हैं तो वो भी शर्मनाक है, अगर ये काम हिंदू संगठन कर रहे हैं तो बहुत शर्मनाक है। क्यों करोगे आप किसी को
ऐसे उंगली करते हैं तो आपको ये याद रखना चाहिए कि 4 उंगली आपकी तरफ भी आ रही है। तो पहले अपना घर बचाइए, उसे सुरक्षित कीजिए, उनको संस्कार दीजिए। मैं दूसरे की बेटियों को शिक्षा तब दे पाऊंगी जब मेरे खुद का घर अच्छा हो, शिक्षित हो, समझदार हो और पालन करने वाले हो। मैं नहीं कर सकती ये चीज़ें। तो आप किसी को भी मार मार कर मुसलमान नहीं बना सकते या हिंदू नहीं बना सकते। आप प्यार से संभालिए, प्यार से चीज़ों को कीजिए। अब आएगा तो आप देखिए क्या तमाशा होता है। ये सब नहीं होना चाहिए। आप धर्म के ठेकेदार नहीं हो, आप नहीं कर सकते। वैलेंटाइन डे का मतलब लोगों को नहीं पता। उसका मतलब है मोहब्बत से। वो कहते हैं कि अंग्रेज़ों की संस्कृति है। मोहब्बत तो भाई से भी हो सकती है, अपने माँ से भी हो सकती है, अपने पिता से भी हो सकती है, अपने पति से भी हो सकती है। तो वैलेंटाइन डे मोहब्बत का दिन है। आप जिसको भी बेपनाह प्यार करते हैं उसको आप सम्मान से उसके सामने इजहार कर सकते हैं। अपनी माँ के लिए भी आप बोल सकते हैं हैप्पी वैलेंटाइन डे, क्योंकि वो एक खूबसूरत मोहब्बत का दिन है। मगर अब क्या कहते हैं लोग कि वो लड़के लड़कियों का ही है। लड़के लड़कियों को भी ध्यान रखना चाहिए। आप कहीं बैठे हो पार्क में, कोई ऐसी अश्लीलता ना करो, ठीक है, मिल रहे हो, कोई बात नहीं। तो वो चीज़ें हैं। अच्छा, अभी आपने एक बात बोली, तो ये वर्थ डिस्कशन का है ये एक मुद्दा कि वो अंग्रेज़ों की संस्कृति है, तो क्या वो कहीं और की संस्कृति है तो हम उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे अगर उसमें कुछ अच्छा हमें दिखाई पड़ता है। मैं सिर्फ इसके ऊपर नहीं बोल रहा, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आज हम इवन ड्रेसअप भी करके बैठे हैं। अंग्रेज़ों की संस्कृति हो सकती है, तो क्या हमें नहीं करना चाहिए? आज मैं इन माइक्स का, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, हो सकता है कि इसका जो आविष्कार हुआ कहीं बाहर हुआ, तो क्या मुझे नहीं करना चाहिए? मैं गाड़ियाँ चला रहा हूँ, मैं फ़्लाइट में जाता हूँ, तो क्या मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए? इवन मैं अगर हिंदुस्तान से बाहर जाकर अपने देश का नाम रोशन करता हूँ, तो हो सकता है कि मुझे इंग्लिश में बोलना पड़ जाए, तो क्या मुझे अडॉप्ट नहीं करना चाहिए? एग्जैक्टली, मैं वही बोल रही हूँ कि अगर हम अंग्रेज़ों का या उनकी संस्कृति का विरोध करते हैं तो फिर हम वो चीज़ें क्यों अपनाते हैं? हम वहाँ के वस्त्र क्यों पहनते हैं? वहाँ का पहनावा, जीन्स, ये सब जो महिलाएं भी पहनती हैं आजकल, वो फैशन मानती हैं। तो हमारा पहनावा तो साड़ी है, सलवार सूट है, तो हम उसमें क्यों नहीं रहते? है ना? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, विदेशों की गाड़ियां हैं, विदेशों में घूमना, वहाँ का जब हम जाते हैं तो अभी जैसे मैं लंदन गई थी, तो आप सोचिए कि मैंने वहाँ पर भी जाके साड़ी पहनी। मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्पीच दी और साड़ी में दी और हिंदी भाषा में दी। तो लोग हैरत कर रहे थे, वहाँ के वो भी आए होते, प्रेसिडेंट भी थे, बहुत सारे लोग थे। तो मैंने बोला ये हमारी मातृभाषा है और हमें ये करके दिखा कर जाना है। तो जब तक हम अगर अपना रहे हैं उन चीज़ों को तो फिर वैसे अपनाएं, और विरोध कर रहे हैं तो हर चीज़ से विरोध करें। सिर्फ इस बात को लेके तमाशा बनाना वो नहीं होना चाहिए। विरोध की बात जब आती है तो हम बाहर की तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि हम उनकी चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करेंगे या किसी विदेश की चीज़ को अडॉप्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम गौर करें तो जो हम बार बार एक शब्द यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदू या हिंदुस्तान की हम बात कर रहे हैं, ये वर्ड भी किसी देश के पर्सन का नहीं दिया हुआ है। बाहर के विदेशी कुछ लोग थे जो सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे और सिंधु को नहीं कर पाते थे प्रोनाउंस, तो वहाँ से वो धीरे धीरे हिंदू हो गया और वही वहाँ से इंडस हो गया। तो क्या हमें इसको छोड़ देना चाहिए? ये तो कोई बात ही नहीं रही कि अगर किसी और ने नाम दिया तो हमने लगे, जो अच्छी है अच्छाइयों को तो अडॉप्ट करना ही चाहिए। देखिए ज़्यादा गहराइयों में अगर आप जाएंगे और हम तो फिर जवाब देंगे तो बवाला निश्चित है। वही चीज़ें हैं कि हम पढ़ते नहीं हैं, हमें पता नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है चीज़ों का कि हम किन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, किन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं, है ना? तो हम बस लड़ते जा रहे हैं धर्म के नाम पे। एक हमने विगुल बजा दिया कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराना है। कैसे कराएंगे? आज हमारी भारतीय संस्कृति है, आज हमारा सनातन का भी ये खूबसूरत पहलू है कि हम सवाल और मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक सवाल और है जी। अभी हम हिंदुस्तान को आज़ाद कराएंगे और आपका आगे था कि कैसे कराएंगे। मेरा प्रश्न ये है कि किससे कराना है एग्जैक्टली? क्या हम आज स्लेव हैं, हम गुलाम हैं किसी के? वही तो मैं कह रही हूँ कि हंगामा होगा। किससे कराना है आपको? वो पहले से 25 करोड़ हैं, छोटे से हैं, और जितना बलिदान आप लोगों ने दिया है मुझे लगता है कि उसके बराबर, ज़्यादा नहीं बोलूँगी तो फिर भी बराबर तो किया ही है उन लोगों ने। त्याग, बलिदान, लड़ाइयाँ, जिन लोगों को मोहब्बत थी पाकिस्तान से वो वहाँ चले गए, जो हिंदुस्तान के थे, हिंदुस्तान से मोहब्बत करते थे। आप सोचो अब्दुल कलाम आज़ाद को अमेरिका ने कितने ऑफ़र दिए बड़े बड़े। उन्होंने पूरी ज़िंदगी एक
बड़े हॉल में गुजार दिए, वही उनका सब कुछ था। तो उन लोगों को हम कैसे निकाल सकते हैं, हम कैसे अलग करेंगे? हम यादवों से कैसे कहेंगे कि आप जाओ? चलो वो नहीं जाएंगे, वो हिंदू मानते हैं, आप उन्हें। मुसलमानों को कैसे निकालेंगे? हम तो दूध और पानी की तरह हैं, हमें कैसे अलग करोगे? आज शबाना और खंडेलवाल भी है, हमें कैसे अलग करोगे? मुझसे बोलोगे कि आप मैं पाकिस्तान जाऊं? तो आधे हिंदुस्तान के लोग इसी तरह से जुड़े, और ऐसा नहीं है, नफरतों के बावजूद भी मोहब्बत भारी है आज भी जी। बहुत सारे हिंदू भाई हमारे ऐसे हैं जिनको मैं दिल से सलाम करती हूँ कि सच्चाई बोलते हैं, लड़ते हैं, मुस्लिमों के लिए लड़ते हैं, सिख भाई हमारे लड़ते हैं। और हमारे यहाँ अगर मेरे परिवार की बात करें तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि मैं एक कार्यक्रम करूँगी तो सब आ जाएंगे। वहाँ सिख भी हैं, वहाँ हिंदू भी हैं, वहाँ पर सारे उसके दलों के लोग हैं। मेरे खुद मायके में भी मेरी भतीजी ने शादी की, मेरी भांजी ने करी, नॉन मुस्लिम में की है, इंटर रिलीजन शादी की है, और मैंने समर्थन किया उस चीज़ का, क्योंकि हमारे बीच में कट्टरवादिता नहीं है, हमारे दिल में ये नहीं है। और हमने उन लड़कों को नहीं चुना कि जिनको ये लालच दिया जा रहा है कि अगर आप मुसलमान लड़की से शादी करोगे तो 2.5 लाख रुपए आपको मिलेंगे, आपको जॉब मिलेगा। तो इस तरह का भी लालच दिया जाता है जब हाँ, बहुत सारे संगठन हैं। जब आप इस तरह का लालच दोगे तो वहाँ मोहब्बत नहीं रहेगी, वहाँ स्वार्थ आएगा, और वो रिश्ते कभी बन ही नहीं पाएंगे। आप निस्वार्थ प्यार करो ना, अगर आप प्यार करते हो तो खुद बंदा करेगा आपसे शादी, और वही रिश्ते कामयाब होते हैं। जहाँ लालच और स्वार्थ आता है ना, वो कभी कामयाब नहीं होते। लड़की फिर कहती है, अरे मुझे मार मार के नमाज पढ़वाई जा रही थी मुझसे, मैंने वहाँ शादी कर ली और मुझे तकलीफ़ें दी जा रही थी। क्योंकि होता क्या है कि हम अपनी लड़कियों को काम काज तो कुछ सिखाते नहीं है। अब ससुराल में जाके काम भी करना है तो वो फिर उल्टी चीजें करती हैं, घर बिगड़ जाता है, और घर वाले कहते हैं अरे हमें तो पता था तूने मुस्लिम से शादी करी, तेरा तो ये होना ही था। तो फिर हिंदू संगठन खड़े हो जाते हैं। इसी तरह से मुसलमानों में होता है कि अगर कर लिया तो यहाँ भी विरोध होता है। मगर आप अगर कर रहे हो तो आप इतनी खूबसूरत जिंदगी बनाओ कि लोग आपकी मिसालें दें, गर्व से कहें कि वो हमारे धर्म में आइए। आप उसके धर्मों को अपनाओ, उसके संस्कारों को अपनाओ, उसके परिवार को अपनाओ। आज मैं जहाँ पर हूँ, मैं समझती हूँ मेरी देवरानी जैन है और मैं मुस्लिम हूँ, मगर मेरे ससुराल वाले बेहद प्यार करते हैं मुझे, बेहद चाहते हैं। तो यहाँ पे सारा मैटर तो लोगों की मानसिकता का है, लोगों के थॉट प्रोसेस, विचारधारा का है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस रिलीजन से आते हैं, किस कम्युनिटी से आते हैं जी। और एक जो चीज़ देखने को मिलती है, हम बात कर रहे थे अभी भाषा की, आपने कहा भाई हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, लेकिन ऐसा भी देखा गया है हम बाहर तो जाकर इसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पर अपने ही देश में बहुत सारी जगहों पे हिंदी बोलने के ऊपर पाबंदी है। बहुत सारे आपने देखा होगा राइट्स होने लग जाते हैं, मारा पीटी भी होती है कई सारी जगहों पे, कोई भैया आप इस भाषा को नहीं बोलोगे, आप इसको बोलोगे। तो देश के अंदर तो कुछ इस तरह के हालात बन रहे हैं और बाहर हम इसको जाके प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस तरह, कहाँ तक सही है? अब मैं जवाब क्या दूं? देखिए, घर का मुखिया होता है और घर का संचालन कौन करता है? मुखिया ही करता है। वो किस दिशा में ले जाता है, हम अपने बच्चों को क्या सीख देते हैं, हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं। अगर हम ये कहेंगे कि ये पेड़ का पत्ता अलग है और ये अलग है, इसको हिंदी बोलनी है, उर्दू नहीं बोलनी है, जबकि अगर आप उर्दू की बात करें, बहुत मिठास वाली भाषा है, ज़ुबान बहुत अच्छी है उर्दू की, और हिंदी और उर्दू दोनों बहनें ही हैं, तो हमें अपनाने की ज़रूरत है। और हम रोज़मर्रा में, मैं नहीं, आप भी जितने लोग बोलते हैं, आधे अल्फाज शब्द उर्दू के मिक्स बोलते हैं हम जी। और हमें पता ही नहीं होता कि हम कब उर्दू बोल रहे हैं, कब हिंदी बोल रहे हैं, क्योंकि यही हमारे भारत की संस्कृति है। हम मिले हुए हैं एक तरह से, मैंने कहा ना दूध में पानी मिला हुआ है, तो हमें पता ही नहीं होता हम विरोध किसका कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं विरोध। इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, मगर क्योंकि बहुत जगह ज़रूरी भी है इंग्लिश बोलना, हमें कहीं जाना है, अब अगर हमें नहीं आती तो हम विदेश में क्या करेंगे, क्योंकि उनकी हिंदी भाषा नहीं है, तो हमें बोलना पड़ता है। मैं जब, अब तो खैर नहीं गई, शादी से पहले मैं पाकिस्तान गई एक बार, उन्हें तो आते नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर, उन्हें हिंदी नहीं आती। हमारे रिलेटिव रहते हैं वहाँ पर, तो उनको नहीं आती हिंदी, उनके सामने हम लेटर लिखते थे, वो कहते क्या कीले किल काटे बना रहे हो, इस तरह का। तो हमें इस सब में नहीं पढ़ना है,
हमें विकास पे ध्यान देना है, हमें देश की तरक्की पे ध्यान देना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें नफ़रतों से दूर होना है, हमें भाषाओं में नहीं पढ़ना, सारी भाषा हमारी हैं। हम ये तो जो आप कहते हैं ना ज्ञान, वो जितना हम गहन करें वो अधूरा है, फिर भी उसकी कोई सीमा नहीं है। हम जितने ज्ञान अर्जित करेंगे, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, यही तो भारत की संस्कृति है। और हम बोलते हैं हर 50 किलोमीटर पर आप जाके भाषा चेंज होती है, पानी चेंज होता है। आज तो अभी एक देश में जी रहे हैं, आज तो अभी एक देश में जी रहे हैं। अगर हाँ। आज़ादी से पहले की बात करते हैं तो 50-100 किलोमीटर पे तो लोग राजा बदल जाते थे, देश बदल जाते थे, बहुत कुछ ऐसा था। आज तो अभी एक ही देश में जी रहे हैं, अलग अलग देशों के राजा थे यहाँ पर। तो सब आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से इसमें सबसे बड़ा रोल कौन प्ले कर सकता है और कैसे? सबसे बड़ा अगर आप रोल की बात करें तो मैंने कहा कि मुखिया करता है। और हमारे भारत के मुखिया कौन हैं? परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। उत्तर प्रदेश के मुखिया कौन है? परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। तो मैं समझती हूँ कि वो कोशिश कर रहे हैं, और अभी तक कोई भी कट्टरवाद का उनका बयान नहीं आया मोदी जी का, कभी उन्होंने ऐसी कोई बयान नहीं दिया। मगर जो उनके लोग काम करते हैं, हमारी पार्टी के लोग, वो कुछ लोग अच्छी सोच वाले भी हैं, कुछ गलत सोच वाले भी हैं। ये हर जाति में हो सकता है, मुस्लिम में भी हो सकता है कि कुछ लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं, कुछ मोहब्बत बांटने का काम करते हैं। बस उन पे निगरानी करने की ज़रूरत है, उन पे कानून बनाने की ज़रूरत है। हमारे कोर्ट जो इतने भी हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश की फ़िज़ाएं ख़राब ना हो, माहौल ख़राब ना हो। जब देश तरक्की नहीं कर पाता तो जो दूसरी ताकतें हैं ना वो हम पे हावी हो जाती हैं। भारत अपने आप में मुकम्मल है, बहुत मजबूत है, और हम गर्व करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। लोग उनका सम्मान भी करते हैं। बस थोड़ा सा सख्ती करने की है। जो लोग चाहते हैं कि फ़िज़ाएं ख़राब हों, कार्रवाई एक तरफा नहीं होनी चाहिए, बोथ सबके लिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक को छोड़ दिया, एक को आपने कर लिया, ये नहीं होना चाहिए। तो जब कड़ा कानून बनेगा ना, आप देखो, अगर आप दुबई की बात करो तो हिम्मत नहीं है कि कोई वहाँ से एक चप्पल भी किसी की चोरी कर ले। जो गोल्ड मार्केट है दुबई का, पूरा नमाज के टाइम, जुमे की जब नमाज होती है, मेरी सिस्टर रहती है वहाँ पर, ऐसे बस शीशा बंद करके चले जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। और हमारे भारत में ऐसा हो जाए तो क्या होगा? तो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमें युवाओं को शिक्षित करने की ज़रूरत है, हमें अच्छे संस्कार देने की ज़रूरत है, हमें अपने देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सारी कानून व्यवस्था, उसको संभालने की ज़रूरत है। हमारे मैसेज ऐसे होने चाहिए ऊपर से, शीर्ष नेतृत्व से, कि बंदा डर जाए कि वहाँ नफ़रतें नहीं हैं, वहाँ हम सब बराबर हैं, एक परिवार है। और जिस दिन ये चीज़ें, हो सकता है आगे बढ़ेंगी, अच्छा भी आएगा वक्त और आने वाला है, तो ये हो जाएगा, उस दिन हमारा भारत सबसे आगे। ये शिक्षित तो युवाओं को किया भी जा रहा है, और हमारे जो पीएम है काफ़ी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हैं, अगर हम उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं तो। और एक कई बार आप देखेंगे कि एक घर हो और उसमें अगर कुछ सदस्य हो तो कई बार उनको भी सबको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो तो एक बहुत बड़े देश को संभाल रहे हैं। बिल्कुल। तो हम दुबई का कई बार एग्जांपल तो दे देते हैं, पर वी हैव टू लुक फॉर कि पॉपुलेशन वहाँ की और यहाँ की फ़र्क है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है। और दुबई एक ही वो जो देश है, एक ही संस्कृति के साथ जी रहा है, लेकिन यहाँ पे संस्कृति भी अलग अलग है, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव है। तो सबको मिला के लेके चलना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और डेफिनेटली उसमें समय लगता है, बदलाव आ भी रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी ने आज बहुत ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ा लिया है। ये क्या हम जो हमारे युवा हैं, क्या उनकी खुद अपनी कुछ जिम्मेदारी नहीं है कि अपने आप को एक प्रॉपर डायरेक्शन में लेके चलें, उन चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके से यूज़ करें जो उनके लिए अच्छी हो सकती है और देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकती है? कहीं ना कहीं वो भी तो उन सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे। नहीं, बिल्कुल, हम निश्चित तौर पर ये कह रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, देश को लेकर जा रहे हैं तरक्की की ओर, मगर हम सबका भी दायित्व बनता है। हमारे प्रदेश के लोग काम कर रहे हैं तो हमारा भी दायित्व है कि अगर उन्होंने कहा कि अपने घर को स्वच्छ और साफ रखना है
तो उस पे हमें काम करना चाहिए। हम आज कुछ भी खाते हैं, अपने भारत को तो ऐसा समझते हैं कि बिल्कुल कूड़ेदान। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे युवाओं की जिम्मेदारी है। हम खुद उनके साथी बने ना। हमारा जो सीएम है, हमारे जो पीएम है, वो काम कर रहे हैं, मगर हम उनके हाथ बन जाएं, उनकी ज़बान बन जाएं, उनकी आंखें बन जाएं, तो वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकती हैं। जो युवाओं की सोच है, हो सकता है जो हम सोच रहे हैं, हमारे युवा, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन हमसे बहुत अच्छा सोचते हो, हमसे बहुत पॉजिटिव सोचते हो, उनके पास बहुत अच्छे ऐसे मशवरे हों। तो जब वो चीज़ों से जुड़ेंगे, अपने मैसेज वहाँ तक भेजेंगे, तो मुझे लगता है कि देश तो तरक्की करेगा ही। हमें उनके हाथ बनने चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, ना कि हमें गलत रास्ते पे जाना चाहिए। हम वो रास्ता छोड़कर हम कट्टरवादिता का रास्ता अपनाएं। अगर हम उस दिशा में जाएंगे, ये तो सारी चीज़ें, हमारे पास एक थाली परोसी है, उसमें सारी चीज़ें हैं। सोचना ये है कि हमारी विचारधारा क्या है, हमें खाना क्या है, हमें भोजन कैसा करना है, सात्विक करना है या वैसा करना है, जिस दिशा में भी, वही हमारे दिमाग की मानसिकता है कि हमें किस दिशा में करना है। हमें गलत रीलों में, गलत नेट में और चीज़ों में, वीडियो में जाना है, ये हमें पॉजिटिव की ओर जाना है, वही करेगा वो सब। हम लोग मुझे लगता है कि हम लोग शिकायतें बहुत करते हैं, हमें हर चीज़ से शिकायत है। अभी जैसे आपने एक स्वच्छता का ही आपने एक एग्जांपल लिया, एक लंबा समय बीता कि हमारे ही शहर में इसको ज़्यादा बेटर या स्वच्छ या क्लीन रखने के लिए गाड़ियों का सिस्टम स्टार्ट हुआ कि भाई घर घर जाके गाड़ियाँ जो कूड़ा उठाएंगी, कूड़ा लेने वाले। अब बहुत सारे घरों से पहुंच रही हैं गाड़ियों में कूड़ा डालें, लेकिन बहुत सारे लोगों की शिकायतें आने लग जाती हैं कि सही टाइम से नहीं आती या उस टाइम से नहीं आती। तो हम अपनी जिम्मेदारी तो कभी उठाने की बात करते नहीं हैं। अगर हर घर के बाहर का दरवाज़ा साफ हो जाए तो देश तो अपने आप ही साफ हो जाएगा। जिम्मेदारी तो हम नहीं ले रहे ना अपनी बहुत सारी चीज़ों करने के लिए, वरना चाहिए तो प्रचुर मात्रा में मौजूद है। नहीं, मैंने कहा ना कि जो चीज़ें हमें सरकार द्वारा भी मिल रही हैं, हम उनसे पूरी तरह लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि शिक्षा की कमी है। हमें पता ही नहीं है कि कितनी योजनाएं सरकार द्वारा हमें मिल रही हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो बेटियों के लिए हैं, बुज़ुर्गों के लिए हैं, उनको उनकी सेफ्टी के लिए हैं। हमें ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि हम वो पढ़ते नहीं, हमें पता ही नहीं है। अब जैसे ये कूड़े वाला आपने कहा, तो हमारे यहाँ के परम आदरणीय मेयर थे नवीन जैन जी, जो सांसद हैं, उन्होंने ये शुरुआत की, आगरा को बहुत खूबसूरत भी बनाया, हम उनका दिल से धन्यवाद भी करते हैं। तो उन्होंने किया काम, और उसकी अच्छाई को लोग आज भी याद करते हैं, मगर उसको फॉलो नहीं करते। उन्होंने कहा कि कूड़ा सड़क पे नहीं डालना है, तो उसको हम नहीं मानेंगे। कूड़े वाला ठीक है, थैली फेंक दी, हमें भी तो अपने शहर को साफ करना है। अब मैं आपको बताऊं, जब मैं सिंगापुर गई थी, तो हम खुद ही अपने लोगों की बात बता रहे हैं कि हमारी सोच क्या है। सिंगापुर में हम लोग जब घूमते थे, तो वहाँ एक मूंगफली का छिलका भी आप नहीं फेंक सकते। हम लोग अगर खा रहे हैं तो वो पर्स में रख लेते थे सारा। और जब ये हुआ कि हम भारत लौट कर आए, तो जितना कूड़ा था हमने निकाल के अरे फेंक दो, अब तो हम भारत में आ गए। तो जब तक हमारी ये सोच नहीं बदलेगी, तब तक हम तरक्की कैसे करेंगे। हमारी सरकारें कुछ भी मेहनत करती रहे, साथ हमें देना पड़ेगा, हमें देना ही पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा। हमारा काम सिर्फ उनको इलेक्ट करके खत्म नहीं हो जाता, बहुत आगे भी हमारा काम। सरकार को सिर्फ बुरा कहना ही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कुछ एक्चुअली क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से जुड़े भी हुए हैं, और आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा चलन में आने लग गई है, और उसके बहुत सारे अच्छे भी रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, कई सारी जगहों पे कुछ ख़राब भी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हमारी जो यंग जनरेशन है, अगर उसको सही से इस्तेमाल करे तो वो बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकती है, और कुछ जगहों पे उसका गलत भी यूज़ हो रहा है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें कोई चीज़ मिलती है पॉजिटिव, उसके लिए कंप्यूटर मिलता है, हम उससे शिक्षा ग्रहण करें, अच्छी चीज़ें उससे रहें। अब हम उसमें अश्लील वीडियो देख रहे हैं। इसी तरह से अगर AI की आप बात करें, बहुत सारी चीज़ों में सार्थक है वो, है ना, आपको बेहद बदलाव कर सकता है। आप जो चाहें, आपकी दुनिया मुट्ठी में है। अब डिपेंड करता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, आपकी विचारधारा क्या है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आप पॉजिटिव हैं, आपको आगे बढ़ना है, आपको अच्छे कदम उठाने हैं, तो आप उसका उस तरह से प्रयोग करेंगे। आपको गलत दिशा में जाना है, तो उससे बड़ा आपके लिए नाशकारी भी कोई नहीं है।
आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपका डिसीजन क्या है, आप उसको किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। बहुत बेनिफिट भी उठा सकते हैं और बेहद नुकसानदायक भी है। क्या नहीं कर सकता वो आपके जीवन को लिए, तो बस परखने की ज़रूरत है युवाओं को करने की। हमारी गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी कदम उठा रही है और एआई के ऊपर काफ़ी वर्क कर रही है। कई सारे पोर्टल्स के ऊपर वो इस तरह के कोर्सेज लॉन्च कर रही है ताकि हमारे युवा उनको सीख सकें, और बहुत सारी जगहों पे ऑलमोस्ट बिल्कुल फ्री में उनको सिखाया जा रहा है। हमने भी यहाँ पे कोशिश करी, आगरा में पहली एआई लैब लेकर आए और लोगों को टेक्नोलॉजी के सारे चीज़ों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने कोशिश करी कि आप जैसी शख्सियत को यहाँ पे लेकर आएँ जो लोगों को आगे बढ़ने के लिए कुछ सिखा सके। तो हमारी इस पहल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ आपकी इस पॉजिटिव सोच के लिए, और शुक्रिया ये भी अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझ जैसी नाचीज़ को यहाँ बुलाया। मैं इस योग्य नहीं हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ और मेरा मकसद बस लोगों तक अच्छा ही पहुँचाना है। जहाँ तक मोहब्बतें जाएं वहाँ तक पहुँचाने का हम काम करते हैं। तो मेरी ढेरों शुभकामनाएं, और मुझे लगता है कि आपसे बात करके जो आपकी सोच हमने देखी तो बहुत लोग लाभान्वित हो सकते हैं, बहुत उसमें जा सकते हैं, बेनिफिट मिल सकता है इस सब चीज़ों का। तो मैं युवाओं से यही कहूँगी कि अच्छी चीज़ें अपनाएं, अच्छे रास्ते चुनें, तरक्की के रास्ते चुनें, हमारे देश के हित में हो, अपने परिवार के हित में हो, क्योंकि माँ बाप बहुत मुश्किल से बच्चों को पालते हैं, उन्हें पता है कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो उनकी मेहनत को सार्थक करें, उनके तकलीफ़ों को, उनके दर्द को, क्योंकि सारे लोग बहुत पैसे वाले नहीं होते, मीडियम भी होते हैं। वो जिस तकलीफ़ को भी बर्दाश्त करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी मेहनतों को बेकार ना जाने दें, तमाशा ना बनाएं, उनके काम आए वो मेहनत। और आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जो आप लोगों को शिक्षा का और जो चीज़ों का ज्ञान दे रहे हैं, मैं समझती हूँ शिक्षा से बड़ा और इस सबसे बड़ा गुरु को ही नहीं होता जो आप काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं तो युवाओं से यही कहूँगी कि उस रास्ते पर आपने संघर्ष की बात करी, और जो जितना हमें पता है आपकी लाइफ में भी बहुत सारे संघर्ष रहे हैं। उन संघर्ष से निकलने की वो ताकत या वो मोटिवेशन कहाँ से आया, और किस तरह की वो चीज़ें थी जो आपको उन संघर्ष से बाहर निकाल पाए? देखिए, मैं कहती हूँ ना कि बहुत तकलीफ़ें भी हैं, और हर मुस्कुराता चेहरा अंदर से बहुत दुखी होता है। मेरे साथ भी यही हुआ। जिसको मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी, अपनी ज़िंदगी मानती थी, उनके जाने के बाद मैंने डीएम के लिए लेटर भी लिखा था कि मुझे इच्छा मृत्यु की परमिशन दे दी जाए उनके साथ, क्योंकि मैं सोच ही नहीं पाती थी कि मैं रह पाऊँगी। कुछ लोगों की लालच प्रक्रिया के तहत वो इस बलि के शिकार हुए और हमसे दूर हो गए। फिर कोरोना हुआ तो चले गए, हम बचा नहीं पाए। जबकि मैं हॉस्पिटल में भी गई कोरोना काल में, तो आपको पता है मैंने वहाँ डॉक्टरों को लिखित में दिया। उन्होंने कहा कि आप लोगों को छोड़ दें उन तक देखभाल के लिए। मैंने बोला मैं लिख के दे रही हूँ कि मेरी मृत्यु भी हो जाए, मगर मैं अपने हस्बैंड को अकेला नहीं छोड़ूंगी। और मैं उस रेड जोन में रही 20 दिन उनके साथ, मगर ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो गया था कि हम उन्हें बचा नहीं पाए, वो चले गए छोड़ के। मगर मैं ये मानती हूँ कि आज भी वो मेरे साथ हैं हर जगह। कोई भी काम में बिना उनसे परमिशन लिए, बिना उनके चरण स्पर्श किए नहीं करती। तो हमसे दूर लोग चले जाते हैं, मगर दिल से दूर नहीं जाते। वही मेरी प्रेरणा है, वही मेरी हिम्मत है। आज मैं जहाँ भी हूँ, जिस लायक भी हूँ, अपने पति की बदौलत हूँ। और उसके बाद मीडिया मेरा, जिसने मेरा हमेशा साथ दिया, मेरे हर सुख में, मेरे हर दुख में। शबाना खंडेलवाल कुछ भी नहीं है। मैं जिस लायक भी हूँ, जो भी हूँ, अपने लोगों की बदौलत हूँ। बस उनकी मोहब्बतें हमारे साथ। मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। उन्होंने ही मुझे यहाँ तक हिम्मतें दी, मोटिवेट किया, बढ़ाया कि आप कर सकती हो, आप लड़ सकती हो। और आज मैं लोगों के सामने एक चट्टान के रूप में खड़ी हूँ। बहुत लोगों की आंखों में खटकती हूँ, मगर फिर भी मोहब्बत करने वाले भी कम नहीं हैं। जी 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 जी, जी।
तो संघर्ष हमें कहीं ना कहीं मजबूत तो बनाते हैं, इसलिए आज हम चट्टान की तरह खड़े हुए हैं हर एक तूफान के सामने, चाहे कितना भी बड़ा आ जाए। हाँ। हम खड़े ही रहेंगे और हादसों से ज़िंदगियाँ रुकती भी नहीं है। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक लेसन है कि हमें आगे बढ़ते रहना पड़ता है, और ताकि हम भी बढ़ें और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकें, वो भी आगे बढ़ने की प्रेरणा हमसे ले सकें। हम कहते हैं ना कि औरत हूँ कमज़ोर नहीं मैं, शक्ति का नाम ही नारी है, और यम से जो टकराई थी मौत भी उससे हारी थी। तो औरत नहीं किया, तो औरत दुर्गा का रूप भी है, औरत काली का रूप भी है, और मैं वहीं से शक्तियाँ लेती हूँ सारी। आप ये देख रहे हो ना, सब शक्तियाँ वहीं से, मैया का बहुत आशीर्वाद है। और मेरे हाथों 2-3 मंदिरों की स्थापना, पहला नहान, पहली पूजा, मैं अपने सौभाग्य समझती हूँ कि मैया ने करवाया, और मैंने बड़े लड़ झगड़ के मंदिरों की स्थापना की। आज बड़े मंदिर हैं वहाँ पर। तो ये आशीर्वाद ही है माँ का। मैं किस लायक हूँ, हमारी तो कुछ भी हैसियत नहीं है। बस इसी तरह प्यार मिलता रहे, माँ का मिलता रहे, दोनों धर्मों का आशीर्वाद मिलता रहे, और क्या चाहिए। बिल्कुल आशा करते हैं इसी तरह से आपको हमेशा प्यार मिलता रहेगा और आप भी लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी शबाना खंडेलवाल जी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझने को मिली होंगी जो आपको डेफिनेटली लाइफ में बहुत आगे बढ़ाने का काम करेंगी। और अगर आपको हमारा ये शो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें लोगों के साथ, और आपको लगता है कि आपकी लाइफ की स्टोरी भी लोगों को इंस्पायर कर सकती है तो हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। दिस इज राजू गुलाशो, थैंक यू सो मच।